जब एक लड़के को 99 लड़कियों से शादी करनी पड़ी। आखिर क्या है इस गांव का 150 साल पुराना इतिहास। आइए जानते हैं इस गांव के पुरातनतम इतिहास को, जो आज तक सभी से छुपी हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि हर कहानी की तरह ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें छत पर सपना नाम की एक लड़की को कानों में हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए दिखाया गया। उसके बाबा ने आकर उसे जल्दी सो जाने को कहा। सपना बोली, हाँ बाबा, बस 5 मिनट और। थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी की आहट की आवाज हुई। उसे लगा कि जरूर उसके बाबा होंगे, इसीलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वैसी आवाज हुई, मगर गाना सुनने में मगन सपना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और एक समय में कोई अद्भुत शक्ति उसे वहाँ से खींचकर ले गई। अब घटना चली जाती है ठीक 2 दिन पहले, जब सपना, किंजल और श्वेता तीनों रानीवाड़ा नदी के किनारे किसी गाने की धुन पर नाच रही थी। तभी ओमकार नाम के आदमी ने आकर उनका साउंड बॉक्स तोड़ दिया और उन पे गुस्सा करते हुए कहा, क्या तुम तीनों पागल हो गई हो? तुम्हें मालूम नहीं कि रानीवाड़ा नदी के किनारे गाना बजाना मना है? किंजल तो अभी अभी शहर से आई है, उसे इस गांव के रीति रिवाजों के बारे में नहीं मालूम। लेकिन सपना, तुम तो इस गांव के मुखिया की बेटी हो, तुम कैसे भूल सकती हो जामकुड़ी डाइन के श्राप के बारे में? तब किंजल बोल पड़ी, अरे चाचा, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई और आप वही चुड़ैल और डाइन की कहानी के पीछे पड़े हैं। तब ओमकार चाचा ने कहा, शुक्र मनाओ कि कहीं जामकुड़ी डाइन का कहर तुम तीनों पर ना बरस पड़े। अब अगले दृश्य में हम मानसुख को देखते हैं, जो शहर से रानीवाड़ा महल की देखरेख के लिए आया है। चाय की दुकान पर जब उसने ये बताया तो उन लोगों ने उसे सतर्क करते हुए कहा कि इस गांव में जामकुड़ी डाइन का प्रकोप है, खासकर उस महल के प्रांगण में अगर तुम ना ही जाओ तो ही अच्छा है। लेकिन शहर से आया मानसुख गांव के दकियानुसी बातों को नजरअंदाज करते हुए महल तक जा पहुंचा, जहां पर बाबूलाल नाम का दलाल उसका इंतजार कर रहा है। मानसुख को देखते ही वो बोल पड़ा, चलो चलो, शाम होने से पहले हमें बाहर निकल आना होगा। मानसुख ने थोड़ा शकी मिजाज में पूछा, क्यों, इतनी जल्दबाजी की क्या बात है? बाबूलाल ने घबराते हुए कहा, अरे अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए अंधेरा होने पर कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा होगा कि हम रोशनी रहते ही महल के अंदर से हो आएं। अब इसके बाद लंदन से इस महल की राजकुमारी कुमुद का फोन आता है। उसने मानसुख से कहा कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाली हूँ, इसीलिए जितनी जल्दी हो काम शुरू कर दो। जिसके बाद मानसुख बाबूलाल से बोल पड़ा, अच्छा ये जामकुड़ी डाइन का क्या माजरा है? बाबूलाल बोला, अरे वो कुछ नहीं, गांव की मनगढ़ंत रची हुई कहानी है। दरअसल सालों पहले यहाँ इंद्रजीत नाम का राजा राज किया करता था और ये महल भी उन्होंने अपनी 100 रानियों के लिए बनाई थी, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे। जिस तरह शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी तरह राजा इंद्रजीत ने अपनी चहेती रानियों के लिए ये महल तैयार करवाया था, जिसका नाम रखा गया रानीवाड़ा महल। कहा जाता है कि जब तक 99 रानियां यहाँ रहा करती थी, उनमें आपसी मेल मिलाप था, सभी शांति से रहते थे। लेकिन जैसे ही 100वीं रानी जामकुड़ी का इस महल में प्रवेश हुआ, उनमें बाकी रानियों को देखकर ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि अगर राजा की संपत्ति 100 रानियों में विभाजित हो गई तो उसके हिस्से बहुत थोड़ी सी संपत्ति आएगी, मगर वो राजा की पूरी सत्ता की मालकिन बनना चाहती थी। इसीलिए एक रात उसने राजा की मौत का घिनौना षड्यंत्र रचा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इसकी भनक राजा को लग गई। गुस्से में तिलमिलाते हुए रानी जामकुड़ी ने 99 रानियों पे तेल छिड़ककर उन पे आग लगा दी और खुद को प्रांगण के बरगद के पेड़ पर लगा ली। मरते मरते रानी जामकुड़ी ने श्राप देते हुए कहा कि अगर रानीवाड़ा महल की संपत्ति उसकी नहीं हुई तो वो किसी का होने भी नहीं देगी, जिसकी पहरेदारी वो खुद करेगी। और वो नवरात्र की रात थी, इसीलिए कोई भी इस गांव में नवरात्रि के समय किसी भी तरह का हर्ष उल्लास या गाना बजाना नहीं कर सकता, क्योंकि उस रात रानी जामकुड़ी का क्रोध अपनी तीव्रता के शिखर पर होता है। और उसी तरह कहानी सुनाते हुए बाबूलाल मानसुख को पूरे महल का प्रांगण दिखा लाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद मानसुख के मन में लालच आ गया। उसने बाबूलाल से कहा, जरूर राजा इंद्रजीत की संपत्ति इसी महल के तहखाने में कहीं गड़ी होगी, क्यों न हम उसे खोजकर आधा आधा बांट ले। दलाल बाबूलाल भी झट से तैयार हो गया। अंधेरा होने की वजह से बाबूलाल ने अपने टॉर्च की रोशनी जलाई और दोनों
राजा के खजाने को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन एक समय ऐसा आया जब तहखाने के अंधेरे में मानसुख कहीं खो गया। बाबूलाल ने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन उसका कोई अता पता न चला। डर के मारे बाबूलाल वहां से भागने लगा, लेकिन जमीन पर लाल पांव के निशान देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने में पीछे से इंस्पेक्टर ओमकार वहां पहुंच गया। दरअसल महल के दरवाजे का ताला खुला देख वो देखने अंदर चला आया कि इतनी रात को अंदर कौन गया है। जब उसे मानसूख के लापता होने की खबर मिली तो वो देखने के लिए बाबूलाल के साथ अंदर तहखाने तक गया, जहां उन्हें डरा सहमा मानसूख मिला, जो उनसे कहता है कि कोई अंधेरे में उसे जबरदस्ती खींच कर ले गया। अब कहानी एक दिन पहले की दिखाते हैं। बबलू नाम का एक लड़का किसी रेस्टोरेंट में ढेर सारी लड़कियों को डेट कर रहा है। हालांकि उसे तो सारी लड़कियां पसंद आती है, लेकिन कोई लड़की उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो झूठी बातें बढ़ा चढ़ाकर कहने लगा और बार बार वो पकड़ा जाता। फिर पुलिस उसे जालसाजी के इल्जाम में पकड़कर अंदर कर देती है। और अब कहानी वर्तमान पर आती है, जहाँ पर उस रात मुखिया की बेटी सपना को कोई अदृश्य शक्ति उसकी छत पर से खींच कर ले गई। और इधर बाबूराव भी घर वापस आ गया है, लेकिन डर के मारे अभी भी उसकी हालत बहुत खराब है। उसने वहाँ जो कुछ भी देखा अपनी बेटी और पत्नी को बताया, और उसकी बेटी किंजल वही लड़की है जो 2 दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ रानीवाड़ा नदी के किनारे नाच रही थी। इतने में इंस्पेक्टर ओमकार आकर उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और कहता है, सारे गांव वाले तुम पर भड़के हुए हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका है कि तुमने महल के दरवाजे का ताला तोड़ा है। और ऊपर से सपना के लापता होने के बाद से सभी गांव वालों को यही डर है कि महल का श्राप दोबारा जीवित हो गया है। लेकिन बाबूलाल को इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उधर हम जेल में देखते हैं कि बबलू और उसका दोस्त उसी जेल में बैठे एक अघोरी से बातें कर रहे हैं। बबलू के दोस्त ने उसका मजाक उड़ाते हुए उस अघोरी से पूछा, अच्छा बाबा, मेरे दोस्त बबलू की कभी शादी होगी भी या नहीं? अघोरी ने थोड़ा सोच कर कहा, उसकी एक नहीं बल्कि 100 शादियां होगी। और ये सुनते ही बबलू को गुस्सा आ गया, क्योंकि जहाँ पर एक लड़की उसे घास नहीं दे रही, वहाँ बाबा कहते हैं कि उसकी 100 शादियां होगी। गुस्से में वो बाबा को पीटने लगा, और इतने में इंस्पेक्टर ओमकार ने आकर उन दोनों को रिहा कर दिया। अगले दृश्य में बैंक के कुछ लोग बीना बेन के घर पर आए हैं, उसे बताने के लिए कि उन्होंने महल को गिरवी रखकर जो भी पैसे लोन में उठाए थे उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका है कि अगर 1 महीने में उन्होंने सूद समेत पूरी रकम बैंक को नहीं लौटाई तो महल को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल वीना बेन ने बैंक से लिए जो भी उधारी के पैसे थे, उन्होंने जिस भी बिजनेस में लगाए वो मार खा गई, और वो राजा इंद्रजीत के वंशजों में से एक है। लेकिन ये महल और बाकी संपत्ति दरअसल उसके बड़े भाई के नाम पर है, जो कि अब जीवित नहीं, और अब उनका एकमात्र सहारा है उनकी भांजी यानी बड़े भाई की बेटी कुमुद, जो लंदन में रहती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनका एक तीसरा भाई भी है जो कि गोद लिया गया है, उसका नाम विश्वजीत है, और कुमुद अपने उस चाचा की बात सबसे ज्यादा मानती है। अब इधर हम इंस्पेक्टर ओमकार को बबलू और उसके दोस्त घेउल के साथ बस से रानीवाड़ा गांव में आते हुए देखते हैं, और उनका सामान बस से चोरी हो जाने की वजह से बबलू का दिमाग बहुत खराब है। लेकिन बस स्टैंड में एक सुंदर लड़की को देखकर उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया, और वो उस लड़की के नजदीक आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगा। कहने लगा, अरे 2-4 बैग ही तो चोरी हुए हैं, इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे मैडम, आपका सारा सामान तो ठीक है ना? इतने में विश्वजीत उस लड़की को लेने के लिए आया, और हमें समझ में आता है कि वो दरअसल लंदन से लौटी हुई कुमुद है, और उसे कहने लगा, अरे तुम कहाँ ऐसे गाँव के लफंगों से बातें कर रही हो? इसके बाद वो सभी बीना बैन के घर जाते हैं। उसने आते ही अपने चाचा चाची की पाँव छुए, जो देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इतने सालों तक लंदन में रहने के बाद भी वो अपने संस्कार नहीं भूली है। और इसके बाद वो अपनी बेटी नुपुर से कहती है कि कुमुद का अच्छे से ख्याल रखे। अब इस बीच बीना बेन और विश्वजीत दोनों भाई बहनों में संपत्ति को लेकर तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। बीना बेन बोली, आज के कानून के मुताबिक बेटियों को भी माँ बाप के जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन गोद लिया हुआ भाई विश्वजीत ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, और वह पैर पटकते हुए गुस्से से वहाँ से चला गया। तब बीना बहन के पति ने पूछा, आखिर उस खंडहर बने महल में रखा ही क्या है? जवाब में वो बोली, उस महल में आज भी खजाना गड़ा है, और अगर वो हमारे हाथ लग गया
तो हमारे सभी कर्ज आसानी से चुकता किए जा सकते हैं। तब उसका पति बोला, लेकिन उस महल पे तो जामकुड़ी का अभिश्राप है। बीनाबेन हंसते हुए बोली, अरे तुम अब भी कहाँ उन सालों पुरानी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर रहे हो। अब यहाँ बबलू अपने घर लौट आता है और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वो दरअसल बाबूलाल का बेटा है। घर आते ही उसे पूरे माहौल का पता चलता है और वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर गया और गांव वालों से कहता है, ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता, मैं 1 हफ्ते के अंदर इसे साबित कर दूंगा और खुद उस महल के प्रांगण में जाकर ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों को सामने लेकर आऊंगा। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो तुम मेरे बाबा के साथ जो चाहे कर लेना। ये सुनते ही बाबूलाल डर के मारे अपने बेटे को धीरे से बोलता है, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम तो मुझे उल्टा मरवा दोगे। 7 दिन कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तब बबलू ने जाकर दोबारा गांव वालों के सामने कहा, अच्छा 7 दिन नहीं, मुझे 10 दिन की मोहलत दे दो। इसके बाद सभी गांव वाले चुपचाप वहां से निकल गए। अब यहाँ हम सपना की सहेली सृष्टि को देखते हैं, जो उस दिन उनके साथ रानीवाड़ा नदी के किनारे नाच रही थी। वो रात को अपनी सिलाई मशीन में काम कर रही है। इतने में उसका धागा खत्म हो गया। वो थोड़ी दूर धागा लाने गई, तभी उसकी नजर सिलाई मशीन पर पड़ती है, जो कि खुद ब खुद चलने लगी और डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन इतने में कोई अदृश्य शक्ति उसे भी वहां से ले गई। अब अगले दिन गांव के मुखिया और बाकी लोग बाबूलाल के घर आकर कहते हैं, तुमने तो 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन अभी यहाँ 10 घंटे भी नहीं हुए और हमारे गांव की एक और लड़की गायब हो चुकी है। और वहाँ पर बीनाबेन कुमुद को फैमिली एल्बम फोटो दिखाते हुए कह रही है, तुम कई सालों बाद भारत लौटी हो, इसीलिए हम उस महल के प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाएंगे और इस नवरात्र की रात को तुम्हारे आने की खुशी में जश्न रखा जाएगा। कुमुद भी ये सुनकर बहुत उत्सुक होती है। अब अगले दिन हम यहाँ बबलू और उसके दोस्त घ्योल को महल के सामने देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे हैं कि इतने बड़े महल में हम खोई हुई लड़कियों को आखिर कैसे ढूंढेंगे, कि इतनी देर में वहाँ कुमुदा पहुँची। वो राजमहल देखने आई है। बबलू ने किसी बहाने से अपने दोस्त को वहाँ से भगा दिया ताकि वो कुमुद को महल का प्रांगण अकेले में दिखा सके, और वो बातों ही बातों में कुमुद को रिझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहाँ महल की मरम्मत का काम शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ बबलू और कुमुद ने ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे और एक समय पर आकर वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। जल्द ही महल की मरम्मत का काम पूरा हो गया। बीनाबेन ने महल की पूजा भी रखवाई। इस तरफ बबलू के बाबा परेशान हैं, क्योंकि जल्द ही 10 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन उन गुमशुदा लड़कियों का कहीं अता पता नहीं चला। अगर वो महल के प्रासंग में होते तो अब तक मिल चुके होते। बाबूलाल ने अपने बेटे से कहा, आज नवरात्र की पहली रात है, आज से राजमहल में राज परिवार रहने आ रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसका पूरा दोष मुझ पर लगेगा। मगर बबलू तो कुमुद के प्यार में पागल हो चुका है। वो अपने बाबा से कहता है कि जल्दी कुमुद से मेरी शादी करवा दो, लेकिन बाबूलाल उसे समझाते हुए कहता है कि इस राजघराने के किसी भी सदस्य से हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन बबलू ये मानने को तैयार नहीं। अब हम यहाँ महल के अंदर कुमुद और नुपुर को बातें करते हुए देखते हैं। नुपुर को कहानियां लिखने और कविताएं सुनाने का बड़ा शौक है, मगर उसके बाबा चाहते हैं कि वो जल्द ही किसी राजघराने में शादी कर ले। कुमुद ने कहा कि तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारे सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकते, तुम्हें अपने दिल की सुनी चाहिए। और तभी हॉल की लाइट्स जलने बुझने लगी। नुपुर अपने चाचा को आवाज देने लगी कि इतने में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच कर ले जाती है। हॉल में अंधेरा छा गया और कुमुद देखती रह गई। ये बात जल्द ही बाबूलाल तक पहुंची। उसने बबलू को बताया कि नुपुर आज रात महल से लापता हो गई। उस पर भी बाकी लड़कियों की तरह झामकुड़ी का श्राप लगा है। ये सुनकर बबलू तुरंत महल आया और उसने सबसे सवाल करना शुरू किया, खासकर विश्वजीत के साथ। उसने भी सबूत के तौर पर अपने घर का सीसीटीवी कैमरा दिखा दिया, जिसमें वो पूरा समय अपने घर पर ही बैठा था। अब बबलू ने कहा कि इस काम में हो न हो किसी इंसान का ही हाथ है और वो जल्द ही उसे पकड़ लेगा। बबलू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन को देखने लड़के वाले आए हैं, मगर किंजल अभी शादी के लिए तैयार नहीं। वो शहर में होने वाले डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है और उसे जीतकर एक बड़ी कोरियोग्राफर बनना चाहती है। किंजल ने रोते हुए ये पूरी बात अपने भाई को बताई और उस रात वो घर से भागने लगी, मगर बीच रास्ते में ही वो बाकी गांव की लड़कियों की तरह रास्ते से ही गायब हो गई। जल्द ही पूरे गांव को ये बात पता चल गई। वो सभी बाबूलाल पर गुस्सा हो रहे हैं
क्योंकि ना वो महल का दरवाजा तोड़ता और ना ही झामकुड़ी डायन के श्राप का कहर हम गांव वालों पर बरसता। बबलू ने उन सबको समझाने की कोशिश की कि हम सबको एक साथ जाकर महल के कोने कोने को छान मारना होगा। जहाँ पर भी उन लड़कियों को छुपाया गया है हमें उन्हें ढूंढ निकालना होगा। लेकिन झामकुड़ी डायन के डर से कोई आगे ना बढ़ा। बबलू ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर आप लोग झामकुड़ी के डर से बाहर नहीं आए तो इस तरह हर रात गांव की एक एक लड़की गायब होती रहेगी। लेकिन इस पर भी कोई भी गांव का आदमी टस से मस नहीं हुआ। तब कुमुद ने सामने आकर कहा कि वो बबलू के साथ महल के अंदर जाने को तैयार है, क्योंकि ये उसका घर है और वो गांव की लड़कियों के लिए सामने जरूर खड़ी होगी। अब बाबूलाल ने आगे बढ़कर कहा कि ये सिर्फ मेरी बेटी के गुम होने का मसला नहीं है, ये गांव की हर एक महिला और बच्चियों की सुरक्षा का मामला है। तब इंस्पेक्टर ओमकार और गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ जाने को राजी हो गए। इसके बाद बबलू ने एक प्लान बनाया कि उन सभी को 3 दलों में बांट दिया जाएगा। पहले दल में बाबूलाल और इंस्पेक्टर ओमकार होंगे, दूसरे दल में उसका दोस्त घेओल और गांव के बाकी 2 सदस्य और तीसरे दल में खुद बबलू और कुमुद होंगे। अब यहाँ रात के वक्त महल की प्रासंग में सभी को डर तो लग रहा है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से अपने डर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमुद और बबलू भी बातें करके हालात से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कुमुद ने कहा, अच्छा बताओ तुमने चश्मा पहनना बंद क्यों कर दिया? बबलू ने कहा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि चश्मा पहनने से हम आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं कर सकते। कुमुद बोली, वो तो तुम अब भी नहीं कर सकते। बबलू ने हंसते हुए कहा, मैं धीरे धीरे जरूर सीख जाऊंगा। अब दूसरी तरफ बाबूलाल और इंस्पेक्टर ओमकार डरते हुए महल के प्रासंग के चक्कर लगा रहे हैं। बाबूलाल ने ओमकार से कहा, अच्छा तुम एक गाना गाओ तो शायद इससे हमारा डर भाग जाए। और ना चाहते हुए भी भारी गले से इंस्पेक्टर ओमकार गीत गाने लगता है। तभी उन्हें पेड़ के पास एक औरत की परछाई नजर आती है और वो दोनों डर के मारे दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि घेओल और गांव के बाकी 2 सदस्य बातें कर रहे हैं। घेओल उन्हें भूतों की कहानियां बता रहा है कि तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। वो दरअसल किंजल के दादा है। इतने बूढ़े होने के बाद भी वो अकेली इतनी दूर अपनी नातिनी को ढूंढने चले आए, मगर वो तीनों किसी तरह उन्हें राजी कराकर घर भेज देते हैं। इतने में उनकी नजर रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक परछाई पर गई और वो तीनों भी डर के मारे भाग खड़े हुए। अब बाबूलाल ने अपने बेटे को फोन करके बताया कि झामकुड़ी डायन की परछाई उनका पीछा कर रही है। बबलू ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आज हम उसे पकड़ कर रहेंगे। और इधर हम देखते हैं कि झामकुड़ी डायन की परछाई एक साथ कई जगह पर मौजूद है और इतने में वो बबलू के सामने भी आ खड़ी हुई, मगर बबलू तो डर के मारे कुमुद को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग निकला। उधर बाबूलाल भी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। जब वो डायन उनके सामने खड़ी हुई, इंस्पेक्टर ओमकार ने डर के मारे उसी पर उल्टी कर दी और इधर घेओल डायन को उल्टा डराने के लिए उल्टा होकर चलने लगता है, मगर उसकी तरकीब काम आ गई और वो डायन डर के मारे वहाँ से भाग गई। इधर कुमुद ने अपने सामने खड़े डायन को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम वाकई में झामकुड़ी डायन हो तो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करो। मगर तभी बबलू वापस आ गया और वो एक सफेद चादर और मुंह में लाल पेंट लगाकर खड़ा है, मानो कि वो खुद ही एक भूत हो। और उसे देखकर सामने खड़ी डायन डर के मारे बेहोश हो गई। और इस तरह एक एक करके उन्होंने तीनों झामकुड़ी के डायनों को पकड़ लिया। जब उनका मुखौटा खोला गया तो सामने आता है कि वो तीनों विश्वजीत के लिए काम करते हैं और उनमें से एक दरअसल खुद मानसुख है। उसने बताया कि विश्वजीत ने ही झामकुड़ी डायन की पूरी कहानी सजाई है ताकि महल पर सिर्फ उसका अधिकार हो। यह जानने के बाद पूरे गांव वालों का गुस्सा उस पर उमड़ पड़ा और वो सभी खोई हुई लड़कियों का पता उसे मांगने लगे। इतने में इंस्पेक्टर ओमकार ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, इनके लिए जो उचित सजा होगी उन्हें जरूर मिलेगी। गांव वाले लेकिन इतने में शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बीना बेन को भी उचित सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने खुद अपनी बेटी नुपुर को गायब करने का जाल बुना ताकि वो कुमुद के मन में जगह बना सके और इस पूरे महल को हड़प सके। इतने में घेओल बाकी गाँव वालों के साथ मिलकर उनकी बेटी नुपुर को ढूंढ निकालता है। और अब बबलू ने जैसे ही बीना बेन के सामने ऊंचे आवाज में बात की, कुमुद ने उसे एक थप्पड़ रसीद दिया। उदास होकर बबलू दूर जाकर बैठ गया। तब घेओल ने उसे समझाते हुए कहा, चाहे बात जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक उम्रदार औरत के साथ तुम्हारा इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं। अब जाओ, जाकर कुमुद से माफी मांग लो और उसे अपने दिल की बात कहो। लेकिन बबलू को डर है
कि कहीं वो उसे रिजेक्ट न करते। अब इधर हम बीना बेन को कुमुद के पास आकर माफी मांगते हुए देखते हैं। वो उसे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें बबलू या गांव वालों की कोई गलती नहीं। दरअसल गांव वाले हमारे परिवार पर कभी भरोसा ही नहीं कर सके। अब सिर्फ तुम ही इस राज परिवार पर उनका भरोसा जीतने में हमारी मदद कर सकती हो। अगर तुम आगे बढ़कर सालों बाद नवरात्र के उपलक्ष्य में एक बड़ा आयोजन रख सके जिसमें पूरा गांव शामिल हो सकता है कि गांव वालों का एक बार फिर हमारे राज परिवार पर भरोसा कायम हो सके। और कुमुद भी इसके लिए हामी भर देती है। अब जल्द ही नवरात्र के दिन पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा गांव ही वहां मौजूद है। उस आयोजन में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन बबलू की अभी भी कुमुद के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब इस बीच बीना बेन कुमुद से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इतने में झामकुड़ी डायन की आत्मा कुमुद पर हावी हो गई। ये देखकर वीना बेन बेहोश होकर जमीन पर आ गिरी और गांव के सारे लोग भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विश्वजीत को जेल से छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसके खिलाफ लड़कियों को अगवा करने का कोई सबूत नहीं मिला। मगर जेल से छूटते ही विश्वजीत एक और योजना बनाने लगता है कि वो किस तरह महल के प्रांगण में घुसकर वहां के खजाने को हड़प सके, और इसके लिए वो पूरे महल को ही बम से उड़ाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ बबलू और घ्योल दोनों ही हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि झामकुड़ी डायन की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कल की घटना के बाद उन्हें भी सच मालूम हो चुका है और इसके साथ ही कुमुद लापता है। उसे झामकुड़ी डायन की आत्मा कहाँ ले गई किसी को नहीं मालूम। तभी उन्हें ख्याल आता है उस अघोरी बाबा का जो उन्हें जेल में मिले थे, जिन्होंने कहा था कि उसकी एक नहीं बल्कि कई शादियां होगी, और वो एक बार फिर उनसे मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। पहले तो वो अघोरी बाबा बबलू की कोई भी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन बबलू ने पिछली बार की अपनी हरकतों के लिए उनसे माफी मांगी और इसके बाद वो राजी हो गए। उन्होंने बताया कि कुमुद दरअसल झामकुड़ी की आत्मा के साथ उसी बरगद के पेड़ में समा गई है जहां से लटक कर उसने लगाई थी, और उस डायन की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उस बरगद के पेड़ को जड़ों से काट कर उसे अग्नि में स्वाहा करना होगा। जिसके बाद वो अघोरी बाबा उनके साथ महल के प्रांगण तक आते हैं, जहां एक और लोग उस बरगद के पेड़ की जड़ें काटने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्वजीत अपने आदमियों को लेकर महल के अंदर बम लगा रहा है ताकि वो इस पूरे महल को उड़ा सके, मगर झामकुड़ी उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। उसने विश्वजीत के आदमियों को उठा उठाकर महल से बाहर फेंकना शुरू किया, और एक वक्त पर विश्वजीत भी झामकुड़ी डायन की आत्मा के हाथों मारा जाता है। इधर बरगद के पेड़ की जड़ों को काटते काटते उन्हें एक बड़ा सा संदूक मिलता है, और उस बक्से के खुलते ही सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि इसी के अंदर है इस रानीवाड़ा महल की पूरी संपत्ति। तभी कुमुद कहीं से वहां आ पहुंचती है और जिस आदमी ने उस संदूक को खोद निकाला है उसका गला दबा देती है। ये देखकर पूरे महल के प्रांगण में भगदड़ मच जाती है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, मगर बबलू उन सभी को शांत कराकर कहता है डरने की कोई बात नहीं, और वो सीधे कुमुद से कहता है उस बेचारे आदमी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं। वो कुमुद से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। ये सुनकर अब कुमुद ने उस आदमी को तो छोड़ दिया, लेकिन वो बबलू के सामने आ खड़ी होती है, और इस बीच उस अघोरी ने बरगद के पेड़ पर आग लगा दी। कुमुद ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि इस बरगद के पेड़ पर आग लगाने से तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी? याद रखना, ये खजाना मेरा है। बबलू ने कहा, हमें इस खजाने का कोई लोभ नहीं, और वैसे भी तुमने 99 रानियों को मारकर ये खजाना पाया है। और ये सुनने के बाद कुमुद चीख पड़ती है। उसने कहा कि पुरुष समाज ने हमेशा से ही औरतों को दोषी ठहराया है। तुम्हें गलत कहानी बताई गई है, आज मैं तुम्हें असलियत बताऊंगी। कुमुद ने बताना शुरू किया। एक समय की बात है जब राजा इंद्रजीत इस रानीवाड़ा महल पे राज किया करते थे। उस समय उनकी आर्थिक व्यवस्था कुछ खास नहीं थी, और इसके बावजूद भी राजा एक के बाद एक कई शादियां करने लगे। मगर वो औरतें कोई साधारण औरतें नहीं थी, वो सभी अलग अलग तरीके से प्रतिभावान थे। कोई संगीत में निपुण थी, कोई चित्रकला में, तो कोई नाच गाने में, और मुझ में कहानियां और कविताएं लिखने की प्रतिभा थी। लेकिन वो कोई आम कहानियां या कविताएं नहीं होती, वो समाज के द्वारा औरतों पर किए गए उत्पीड़न के खिलाफ आवाज थी। जब राजा को मेरी इस प्रतिभा का पता चला, वो मुझसे शादी करना चाहते थे और अपनी सौवीं पत्नी के रूप में मुझे अपनाना चाहते थे। मगर जब मेरा प्रवेश इस महल में हुआ, मुझे मालूम चला कि राजा दरअसल पिशाच की पूजा करता है
और वो नवरात्र की नवी रात्रि को अपनी 100 रानियों को मारकर उस पिशाचिनी देवी की आराधना में अर्पण करना चाहता है, ताकि वो उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दे। और इसीलिए वो एक बड़े से कुंड में अग्नि प्रज्वलित करता है और एक एक करके सभी रानियों को उसमें धकेल देता है। लेकिन जब मेरी बारी आई, मैं अपने प्राण बचाने के लिए भागी, लेकिन मुझे पकड़ लिया गया। मैंने राजा से विनती की, मैंने गांव वालों से विनती की, लेकिन राजा के डर से कोई मुझे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। नवरात्रि के दिन जहां माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहां एक अबला नारी को बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन मैं समाज की सच्चाई से रूबरू हुई और मैंने अभिश्राप दिया कि आज के बाद कभी नवरात्र की पूजा इस महल में नहीं की जाएगी, और अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं वापस लौट आऊंगी। और इतना कहकर मैंने इस बरगद के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। और तब से लेकर आज तक मैं इस रानीवाड़ा महल के खजाने की पहरेदार हूँ। ये सच्चाई जानने के बाद पूरा का पूरा गांव स्तब्ध खड़ा है। वो अपना सिर झुकाए नतमस्तक खड़े हैं। तब बबलू ने कहा, तुम्हारी और बाकी 99 रानियों के साथ जो हुआ उसकी भरपाई तो कभी कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन राजा इंद्रजीत ने तुम्हें जिस शादी का झांसा देकर तुम्हारे साथ उत्पीड़न किया है, मैं आज सभी के सामने पूरे प्रेम और शिद्दत के साथ तुम्हारे आगे शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। साथ ही तुमसे विनती करता हूँ कि इस गांव के बेटियों को वापस लौटा दो। ये सुनकर कुमुद 2 पांव पीछे हटती है और इसके साथ ही वो संदूक कांपने लगा और एकाएक उस संदूक का मुंह खुल गया और उसमें से 99 औरतों की आत्माएं बाहर निकली और वो सभी कुमुद के साथ खड़े हो गए। कुमुद बोली, अकेले मैं ही तो प्रताड़ित नहीं हुई, मेरे साथ ये 99 औरतें भी हुई है। बबलू ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाकी के 99 औरतों के साथ भी शादी करूंगा। और बबलू के पीछे पीछे कुमुद और उन 99 रानियों ने उस बरगद की अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेकर शादी संपन्न की। और इसके साथ ही अघोरी बाबा की कही बातें सच हो गई। बबलू की 100 रानी से शादियां हुई और फिर उन सभी की आत्मा को मुक्ति मिल गई, क्योंकि उन सभी के अंदर सिर्फ एक ही चीज की चाह थी कि राजा ने उनसे शादी का झूठा वादा किया था, मगर कभी शादी नहीं की। और एक एक करके गांव की गुमशुदा सभी लड़कियां वापस मिलने लगी। हमें मालूम पड़ा कि जामकुड़ी ने उन्हें मारा नहीं, क्योंकि वो दिल से बुरी नहीं थी। जामकुड़ी की कहानी को सबसे छुपाकर, उसकी सच्चाई को दफनाकर उसके साथ समाज ने गलत किया, और गलत हुआ था उन सभी 99 रानियों के साथ। अब इधर अगले दिन बबलू परेशान है, क्योंकि गांव की सभी लड़कियां तो वापस मिल गई, लेकिन कुमुद अभी तक वापस नहीं आई। उसके दोस्त घेउल ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, कुमुद भी जल्दी वापस लौट आएगी। और तभी बबलू की नजर कुमुद पर पड़ी, जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी। उसने मौका पाकर कुमुद से अपने दिल की बात कह दी। इतने में घेउल ने उसे आवाज लगाई। उनके सामने कोई अंग्रेज मेम खड़ी है, जिसने अपना परिचय कुमुद कहकर दिया। उसने बताया कि आखिरी वक्त पर उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसीलिए उसने बाबूलाल को मेल करके भी कहा था कि वो नवरात्र के बाद आएगी। ये सुनकर बबलू और घेउल की आंखें फटी की फटी रह गई। बबलू सोच ही रहा था कि अगर ये कुमुद है तो वो कौन है, और फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुमुद हवा बन चुकी थी। यानी कि दोस्तों, वो कुमुद दरअसल असली झामकुड़ी थी, जो इतने समय से लोगों के बीच रहकर अपनी कहानी बताना चाहती थी। अब अगले दृश्य में हम देखते हैं कि उस महल को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहाँ पर उन 99 रानियों की शिल्पकला और प्रतिभाओं को सुसज्जित किया गया है। और वहीं कहीं दीवार पर हम कुमुद की तस्वीर देखते हैं, जो कि दरअसल रानी झामकुड़ी थी। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी कहानियाँ हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।